इंस्ट्रक्टर्स दूसरों के पीछे हो सकते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने वह बात न सुनी हो। वह सोचता है कि यह उसके लिए असलियत जानने का मौका हो सकता है। वॉल असली लोगों के बेस की तरफ जाता है। वहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं, लेकिन उसे यकीन है कि वह उन्हें संभाल लेगा। वह सोचता है कि अगर वह टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक को थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक के साथ मिलाए तो वह बिना किसी को पता चले घूम सकता है। वह गार्ड्स के पास से बिना किसी दिक्कत के गुजर जाता है। वह बेस के सबसे अंदर वाले हिस्से में जाता है, ये सोचकर कि जो वह ढूंढ रहा है वह इसी कमरे में है। वॉल दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वह कुछ राज पता करने के लिए सबूत ढूंढने लगता है। वह जानना चाहता है कि वह उन्हें इतना जोर क्यों दे रहे हैं कातिल बनने के लिए और इस सब के पीछे कौन है। जगह चेक करते हुए उसे एक सुनहरी ट्यूब दिखती है। वह उसे खोलता है और उसमें उनका मिशन लिखा हुआ एक स्क्रोल मिलता है। 7 साल में वुगन सॉन्ग को खत्म करना है और 5 लाख यांग इनाम मिलेगा। उसे यकीन नहीं होता और वह हैरान है कि वुगन कितना खास होगा कि उसके लिए वह कातिलों को 7 साल तक ट्रेन कर रहे हैं। वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि 227 लोगों को मार देना सिर्फ एक आदमी की जिंदगी के बराबर कैसे हो सकता है। अचानक वोल को किसी के आने की आवाज आती है और उसे एहसास होता है कि उसे जल्दी भागना होगा। पहली तलवार तेजी से नीचे आ रही थी। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि जब वह कमरे में था तब कोई और भी कमरे में था। उसने दरवाजा लात मारकर खोला। वोल ने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन वह थोड़ा गड़बड़ था। दूसरी और तीसरी तलवार बेस में आती है और पहली तलवार से मिलते हैं। पहली तलवार बहुत घबराई हुई है क्योंकि यह सब बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि कोई अंदर घुस गया था और उन्हें पता लगाना होगा कि वह कौन है इससे पहले कि वह शख्स भाग जाए। वह सोचने लगते हैं कि यह कौन कर सकता है, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि कोई भी वॉल जितना स्किल्ड नहीं है। इस बीच उन्हें नहीं पता कि वॉल उनके बिल्कुल ऊपर छुपा हुआ है। वह हैरान है कि वॉल में इतनी हिम्मत है कि वह उनके बेस में घुस गया जब सब उसके पीछे पड़े थे। वह उसे सजा देने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि इससे बगावत हो सकती है। पहली तलवार सोचती है कि उसके पास हेल फ्लूट निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी तलवार हैरान है और कहती है कि यह तो आखिरी रास्ता होना चाहिए, लेकिन सीनियर जोर देता है कि अभी इसका इस्तेमाल करना बेहतर है ताकि बच्चों को सीधा किया जा सके और उन्हें दिखाया जा सके कि असली में कौन बॉस है। पहली तलवार पूछती है कि क्या सब इस प्लान में शामिल है और दूसरी और तीसरी तलवार हाँ में इशारा करती है। थोड़ी देर बाद पहली तलवार पहाड़ी के किनारे पर खड़ी है। ट्रेनीज को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वह अभी भी भेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है, उनके सबसे अच्छे शिकारी भी नहीं। अचानक उन्हें एक साज से आवाज आती है। वह आवाज उन्हें बहुत जोर से लगती है और वह सब जमीन पर गिर जाते हैं, दर्द से चिल्लाते हुए। मिन मदद के लिए चिल्लाती है। उसे लगता है कि आवाज उसे जहर दे रही है। जमीन पर पड़े हुए और रोते हुए दूसरों को लग रहा है कि उनके शरीर में आग लगी है। जब वॉल वहाँ आता है उसे खुद कोई दर्द नहीं होता और उसे एहसास होता है कि उन्होंने पाबंदी शुरू कर दी है। ओएचएल आस पास देखता है और सबको दर्द में देखता है। वह सोचने लगता है कि वह अकेला ठीक क्यों है। वह समझना चाहता है कि क्या हो रहा है, तो वह थोड़ी अंदरूनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और मीन पर। यह एक खतरनाक कदम है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मिन ने भी गर्ज तकसीम कल्टीवेशन कष्ट की ट्रेनिंग ली है। होल मिन को चेक करता है और पता चलता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वह उनके बीच कोई भी फर्क ढूंढता रहता है। वह एक जैसा खाना खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं और एक ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। तब उसे समझ आता है शायद उनके बीच फर्क का एक ही कारण जहर हो सकता है। ये सब जहर के बारे में लगता है और अब उसे समझ आता है कि वोल को दर्द क्यों नहीं हो रहा है। उस सांप के बार बार काटने की वजह से उसने जहर के खिलाफ ताकत बना ली है। वोल अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने एक साथ 27 लोगों को कैसे परेशान किया। वह सोचता है कि उन्होंने शायद खाने में श्रापित जहर मिला दिया होगा और किसी तरह आवाज से उसे शुरू कर रहे हैं। वह उन्हें अपने लिए चिल्लाते हुए सुनता है और उसे जल्दी सोचना होगा। वोल भागने का फैसला नहीं करता क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह उसकी ताकत का पता लगा ले। वह अभी भी अपने फरकर को छुपाकर रखना चाहता है, इसलिए वह जमीन पर गिर जाता है और दर्द में होने का नाटक करता है। वोल जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है और कोई पहली तलवार को बुलाता है। तलवार निकालता है और उसे वोल की तरफ नीचे घुमाता है, ये पूछते हुए कि वह उसके कमरे में क्या कर रहा था। वह यह भी कहता है कि वोल अपनी असली ताकतों को छुपाने में बहुत अच्छा रहा है। पहली तलवार अपनी तलवार निकालता है, कहता है कि अभी इस परेशानी को खत्म करना बेहतर है, लेकिन दूसरी तलवार बीच में आती है, उसे रुकने को कहती है। वह समझाता है कि उन्हें वोल की जरूरत है मिशन पूरा करने के लिए, क्योंकि वह ट्रेनीज में सबसे अलग है। पहली तलवार बहुत गुस्सा हो जाती है और जोर देती है कि बाकी ट्रेनीज काफी हैं, लेकिन वह दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं है। दूसरी तलवार सुझाव देती है कि वह फ्लूट का इस्तेमाल करके वोल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वह श्रापित जहर के सामने बिल्कुल बेचारा है। पहली तलवार को यह आइडिया पसंद आता है और वह मास्क पहने हुए लोगों को सबको एंटीडोट देने को कहती है। एंटीडोट लेने के बाद सबको बेहतर लग रहा है, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ था। पहली तलवार आगे आती है और बताती है कि वह सारा दर्द वोल की वजह से था। अगर वह उनके बेस में नहीं घुसता तो उन्हें यह सब नहीं सहना पड़ता। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर कोई फिर से ऐसी गलती करता है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने कितना दर्द सहा है। बाद में वोल सोचता है कि क्या हुआ था। उसे याद आता है कि असली लोगों को लगा था कि वह जहर के सामने बिल्कुल कमजोर है।
लेकिन वह बहुत खुश है कि सांप के जहर ने श्रापित जहर को खत्म कर दिया और उसे पाबंदी से बचने में मदद की। एक बार फिर वोल को लोग हॉल में आते हुए सुनाई देते हैं। मिन और दूसरे उसे ढूंढ रहे हैं और यो को यकीन नहीं होता कि वोल ऐसी गंदी जगह पर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए रहना चाहेगा। यो सोचती है कि वॉल के पास छुपने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, खासकर जब सबने उस पर सारा इल्जाम डाल दिया है। सैन बेचैन हो रहा है और वोल को चिल्लाता है। वोल अचानक कहीं से भी आ जाता है और पूछता है कि वह उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। सब उसकी वजह से घबरा जाते हैं और वह फिर से पूछता है। यो पाबंदी का जिक्र करती है कि जब सब बेहोश हुए थे तब वह वहां नहीं था, लेकिन उनके जागने के तुरंत बाद आ गया। उसे लगता है कि पाबंदी का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। जब मिन उन वक्तों को याद करती है जब उसे दर्द हो रहा था, तो उसे एहसास होता है कि वह इससे निकल पाई क्योंकि किसी ने उसके साथ अपनी अंदर की ताकत बांटी थी। वह सोचने लगती है कि क्या वह वोल था। वोल आखिरकार सच बोल देता है और मानता है कि उसे पता है। वह उन्हें बताता है कि उसे पूरी तरह पता है कि उन्होंने उस पर किस तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। जवाब मांगते हैं, लेकिन वोल हिचकिचाता है, सोचता है कि उसे मदद क्यों करनी चाहिए और उसमें उसका क्या फायदा है, और बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दोस्तों के साथ ऐसे पेश नहीं आते। वॉल मजाक करता है कि असली दोस्त इतनी नफरत से एक दूसरे पर हमला नहीं करते। सैन समझ जाता है कि वोल क्या कहना चाहता है और कसम खाता है कि वह उसे हमेशा दोस्त और साथी समझेगा, चाहे कुछ भी हो। सबको लगता है कि वह पूरी तरह यकीन नहीं दिला पा रहा है और वोल कहता है कि उसे सैन का भरोसा जीतने के लिए और कुछ करना होगा। वोल की उसके कूल सिल्क मास्क के काम की तारीफ करता है और कहता है कि उसके जैसा कोई साथ हो तो बहुत अच्छा होगा। वह वोल को फूलों वाला कारकर्दी ट्रूप में शामिल होने का न्योता देता है अगर उन्हें कभी आजादी मिलती है, और मदद करने की पेशकश करता है। यो कहती है कि अगर वोल मदद करता है तो वह उसे दोस्त समझेगी और वादा करती है कि उसका ग्रुप उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। थोड़ा अकेला महसूस करते हुए शिमिज बीच में बोलती है कि वह कभी वोल का साथ नहीं छोड़ेगी। सब झूठ से तंग आकर वोल ने बोल दिया कि वह पाबंदी असल में श्रापित जहर है। जब उन्होंने उससे समझाने को कहा, उसने बताया कि उन सबको एक तरह के गंदे जीव ने जहर दिया है जो आमतौर पर उनके शरीर में ही रहता है। दिक्कत ये है कि जब वह हेल्थ फ्लूट की आवाज सुनता है तो वह शुरू हो जाता है जहर छोड़ता है जो उनके खून में फैल जाता है और उनके अंगों को खराब करना शुरू कर देता है। यो पूछती है कि वोल जहर को कैसे संभाल सकता है। वॉल समझाता है कि वह आमतौर पर इसके खिलाफ काफी ताकतवर है, इसलिए इसका उस पर ज्यादा असर नहीं होता। वह कहता है कि उसने सारी जरूरी जानकारी दे दी है और उन्हें खुद ही पता लगाना चाहिए कि श्रापित जहर से कैसे छुटकारा पाएं। वॉल पूरा सच बताना नहीं चाहता क्योंकि इससे चीजें बहुत मुश्किल हो सकती हैं। यो जानकारी के लिए शुक्रिया करती है और उसे कहती है कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वह उससे संपर्क कर सकता है। वॉल कहता है कि शायद वह कभी उसकी पेशकश मान ले और वह दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। मिन वोल को रोकती है और उसे अपना असली नाम बताती है। लाइज युलमन है। वोल थोड़ा उलझन में है कि उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए, लेकिन वह बस चाहती है कि वह इसे याद रखे। पहली तलवार सबको बताती है कि वह आज आखिरकार गुफा छोड़ रहे हैं। चेले जोश में थे, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा शक था। उसने येल को बुलाया और उसको सबको बाहर ले जाने की जिम्मेदारी दी। वह समझ गई कि उसको क्या करना है और फिर छत से एक टोकरी नीचे आई। जब असली उस्ताद बाहर जा रहे थे तो वह सोचने लगे कि उनके कितने चेले बच पाएंगे। उन्होंने उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अब उनका मुकाबला एक ऐसे योद्धा से है जो बहुत काबिल है, जंगू में सबसे अच्छा। पहली तलवार ने चैन की सांस ली, यह जानकर कि उसका काम अब खत्म हो गया है और वह आराम कर सकता है और रिटायर हो सकता है। असली लोग आखिरकार बाहर निकल गए और चेले बहुत खुश थे क्योंकि यह वह दिन था जिसका वह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यो आगे आया और अपना बचने का प्लान बनाने लगा। वॉल को चैन मिला, लेकिन उसको लग रहा था कि यह सब इतना अच्छा है कि सच नहीं हो सकता। यो वॉल के पास गया और पूछा कि क्या वह अपने मिशन के लिए तैयार है। वॉल ने जवाब दिया कि हाँ, और उसने शापित जहर का जिक्र किया। येओ ने बताया कि उनका जहर का असर खत्म कर दिया गया था क्योंकि मिन उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। ज्यादातर बाकी लोग आखिरकार बाहर निकल गए हैं, तो यो ने कहा कि अब उनकी जाने की बारी है। टोकरी आखिरी बार नीचे आई और वह उस पर चढ़ गए। जैसे ही वह ऊपर जा रही थी, वोल ने उस जगह को नीचे देखा जहाँ उसने पिछले 7 साल बिताए थे। वह इतनी गहरी जमीन के नीचे थी जैसे नरक ही हो। जैसे ही वह बाहर निकलने के पास पहुंचे, वोल ने अपनी बाजू की आस्तीन फाड़ने का सोचा। उन्हें अपनी आंखों को बचाना होगा क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। बाकी लोग भी समझ गए और वही किया। जैसे जैसे टोकरी ऊपर जा रही थी, रोशनी तेज होती गई, लेकिन वह आखिरकार बाहर निकल गए। जब वह बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक आदमी टोकरी के पास आया और गर्व से कहा कि उन्होंने जरूर कुछ अच्छे लोग तैयार किए होंगे। वोल की आंखें अभी भी ठीक से देख नहीं पा रही थीं और उस आदमी ने बताया कि जिसने उनको ऑर्डर दिया था वह उनके कातिलों से खुश होगा। भले ही वह उसे देख नहीं पा रहा था, वॉल को लगा कि उस आदमी की आवाज में कोई जज्बात नहीं थे। वॉल को लगा कि उसके बोलने के तरीके से ही वह कोई बड़ा आदमी है। उसे लगा कि वह शायद ब्लड फैंटम ग्रुप का कैप्टन है। वह सही निकला क्योंकि यह जू नौजवान अनवान था। जू येवांग ने सबको क्लियर विंड मैनर जाने के लिए तैयार होने को कहा। जब उनको गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था, वोल ने पलटकर जू येवांग को देखा।
उसकी आवाज उसके दिमाग में बैठ गई थी। जब वह मैनर पहुंचे, जू युवांग ने चेलों को बताया कि यह वह जगह है जहां वह बाहर की दुनिया में ढलेंगे। उसने उनको कहा कि सावधान रहें, क्योंकि अगर उन्होंने गलती की तो वह नतीजे खुद संभालेगा। वोल शनच और सान के साथ एक डॉम में रहा। वॉल ने अपने नए रूममेट्स को बताया कि वह कुएं पर नहाने जा रहा है। अच्छे से नहाने के बाद उसने काफी ताजा महसूस किया और घास में आराम करने का फैसला किया, खूबसूरत नजारे का मजा लेते हुए। उसने वहीं रात बिताई और एक खूबसूरत दिन में उठा। बाकी चेले एक फूल को देख रहे थे जो उनके लिए नया था। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनको इतनी कमाल की चीज दोबारा देखने को मिली। जब चेले जश्न मना रहे थे, कैप्टन ठीक समय पर आ गया उनके जश्न में खलल डालने। जू युवांग ने कुछ हथियार उनके सामने गिरा दिए और उनको बताया कि यह उनको जल्दी ही मिलेंगे। उसने साफ साफ बताया कि उन्हें संभाल कर रखना होगा, क्योंकि वह उनका इस्तेमाल बहुत जल्दी करेंगे। थोड़ी देर बाद जी युएन महल में पहली तलवार से मिला। अपने चाचा को शाबाशी देने के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है, पहली तलवार ने कहा कि वह बस अपना काम कर रहा था। जू वांग ने बताया कि ब्लड फैंटम ग्रुप पहली तलवार की मेहनत की वजह से तरक्की कर रहा है और सोचता है कि वह अपना शुक्रिया कैसे अदा करे। पहली तलवार ने जवाब दिया कि एहसान की जरूरत नहीं है, अगर पिछला लीडर न होता तो वह शायद अब तक मर चुका होता। जू युआंग ने अपने चाचा को रिटायर होने का मौका दिया और यही बात दूसरी और तीसरी तलवार पर भी लागू होती है। ये वह बातें थीं जो पहली तलवार 7 साल से सुनने का इंतजार कर रहा था। उसने फिर अपने भतीजे को बताया कि चेले सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के बाद बर्बाद करने के लिए बहुत अच्छे हैं। जू योंग भी वही सोच रखता है, लेकिन कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। चेलों के साथ रिश्ता यहीं खत्म करना होगा। पहली तलवार ने जीवन से पूछा कि क्या वह जानता है कि किसने यह काम दिया है। ज्वांग ने कहा कि वह नहीं जानता, लेकिन उस आदमी पर सवाल करने की कोई वजह नहीं है जो एक काम के लिए 5 लाख यांग देने को तैयार है। ज्वांग ब्लड फैंटम ग्रुप को कातिलों की दुनिया में अगला बड़ा नाम मानता है। अगर वह यह कर पाते हैं तो वह व्हाइट स्पिरिट ग्रुप को पूरी तरह से पीछे छोड़ देंगे। मीटिंग के बाद वाल सैन और कुछ और कातिलों के साथ अपने मिशन के लिए तैयार हो रहा है। सैन उससे पूछता है कि क्या वह घबरा रहा है और वॉल मानता है कि वह थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ साथ में देखा है, सैन पूरी तरह से समझ जाता है जब वोल सच नहीं बोल रहा होता। वोल सोचता है कि सैन घबराया हुआ लग रहा है क्योंकि वो बोलना बंद नहीं करता। हमेशा की तरह सैन अपना बचाव करने लगता है। वह कहता है कि वह बस पिछले 7 सालों के लिए किसी से बदला लेना चाहता है जो उसने झेले हैं। कातिलों का ग्रुप अब अपने मिशन के लिए तैयार हो रहा है। उन्हें अभी अभी बताया गया है कि वह एक नई जगह पर चुपके से जाएंगे। यही वह चीज थी जिसका वॉल इंतजार कर रहा था। वह रात में निकल पड़े, चौथी तलवार के पीछे चलते हुए। नए लोग उसके साथ चल रहे थे और वह बहुत प्रभावित हुआ। साफ है कि उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिली है। यह सोचकर अफसोस होता है कि उनके हुनर कितने बर्बाद हो जाएंगे अगर उन्हें फेंक दिया गया। वह आखिरकार अपनी जगह पर पहुंचे और चौथी तलवार ने सबको थोड़ी देर के लिए चुपचाप रहने को कहा। ग्रुप छुप गया और वह अपने मिशन के बारे में बात करने लगा। उसने बताया कि एक बार जब वह पहाड़ पर पहुंच जाएंगे, उन्हें एक मैनर मिलेगा जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जहां वह जमीन के नीचे रहते थे। इमारतों के बीच में जिस आदमी को वह ढूंढ रहे हैं वह ब्राइट मून पैलेस के अंदर है। कातिल जाने के लिए बेचैन थे क्योंकि वह उस जगह को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। वॉल ग्रुप में अकेला था जिसने समझा कि उनका निशाना वूगन है। हम एक औरत यांग को देखते हैं जो सोच में डूबी हुई थी जब वह कुछ फूलों को देख रही थी। एक फूल उसका ध्यान खींचता है। जब वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है तो वह अचानक गायब हो जाता है। यांग अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ जब उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। यह एसियोल है, एमए सेक्ट का लीडर। रैन पूछती है कि यांग बाहर अकेली क्या कर रही है। यांग बस कंधे उचकाकर कहती है कि वह अच्छी हवा का मजा ले रही है। रैन उससे पूछती है कि क्या वह अभी भी नाराज है। उसने जवाब दिया कि यह इतना आसान नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी दांव पर है इस काम से। और सच कहूँ तो वह यह काम नहीं करना चाहती थी। रैन बहुत गुस्सा है और यांग के रवैये से खुश नहीं है। वह योंग को याद दिलाती है कि उसने ही उसकी मदद की थी जब वह सड़कों पर कुछ नहीं थी। रैन साफ करती है कि वह यह उम्मीद न करे कि उसको छोड़ दिया जाएगा जो कुछ भी उसने उसके लिए किया है। उसके बाद यांग अफसोस करती है और नहीं चाहती कि रैन नाराज हो क्योंकि यह उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रैन बताती है कि अगर आज कोई जवाब नहीं मिला तो वह अपने असली प्लान पर चलेंगे। यांग तैयार है क्योंकि वह हमेशा अपने उस्ताद की बात मानने को तैयार रहती है। जब बात खत्म हुई तभी एक संदेशवाहक कुछ अच्छी खबर के साथ अंदर आया। उन्होंने रैंड को बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये सेक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है और रैंड योंग को बताती है कि उनके सेक्ट का भविष्य अब उसके काम पर निर्भर करता है। यंग उससे कहती है कि बिल्कुल चिंता न करे। रैंड को अफसोस होता है कि उसे यंग जैसे काबिल इंसान को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की बजाय। संदेशवाहक रैंड से पूछता है कि उन्हें दूसरे मसले का क्या करना चाहिए। सोचती है कि क्या वह 5 लाख यांग के काम के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि रैन ने ब्लड फैंटम ग्रुप के लिए क्या प्लान बनाया है। वो उठता है सोचता हुआ कि क्या अभी भी सुबह है। वह जानता है कि मिशन आज रात तक नहीं होने वाला है, तो अभी भी थोड़ा वक्त है। वह दोबारा सोने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। अचानक एक नीचे आता है और दूसरे कातिलों में से एक को लगता है। वॉल पूरी तरह से हैरान है जब वह समझ जाता है कि उन पर हमला हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक साधु यूजिन को देखते हैं जो अपना भाला जमीन में गाड़ रहा है।
ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या कुछ गड़बड़ है। उसने भाला बाहर खींचा और वह एक ट्रेंड कातिल को लग गया जो जमीन के नीचे छुपा हुआ था। मिन को एहसास हुआ कि उसका शक सही था क्योंकि कातिल पहाड़ों में छुपे हुए थे। उसने जल्दी से अपने साथियों को तैयार होने को कहा। एक चिंकिंग सेक्ट पर हमला हुआ था और उन्हें घुसपैठियों को ढूंढने और खत्म करने का हुक्म दिया। वॉल को एहसास हुआ कि सिर्फ घुसपैठिए ही नहीं मरे थे। समझ जाता है कि वह और बाकी लोग मुश्किल में हैं। वह सब मान गए कि वहां से निकलना ही उनके लिए सबसे अच्छा है सुरक्षित रहने के लिए। साधु जमीन पर कहीं भी भाले मारने लगे, अपने हुनर का इस्तेमाल करके कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। साधुओं में से एक थोड़ा ज्यादा पास आ जाता है और कातिल हवा में उछल पड़ते हैं। वह बिखरना और फिर से इकट्ठा होने के बारे में सोच रहे थे, एक बार जब वह जाल से सिमका से निकल जाएं। लेकिन साधु उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और उनका पीछा करने लगते हैं। जिन अपना भाला एक कातिल पर फेंकता है और उसे गिरा देता है। उसने जल्दी से दूसरा भाला मांगा और तुरंत एक और कातिल को मार देता है। एक और भाला पकड़कर वह एक और को मार देता है। सच में ये जिन के लिए बहुत आसान हो रहा है। वोल के साथ वाले एक एक करके खत्म हो रहे हैं और अब वोल अकेला कातिल बचा है। जिन एक आखिरी कोशिश में भाला फेंकता है और वह सीधा वोल की तरफ आ रहा है, लेकिन वोल भाले को हवा में ही पकड़ लेता है और उसे बहुत तेज रफ्तार से वापस फेंकता है। भाला दूसरे साधुओं के पास से तेजी से निकल जाता है और सीधा जिन की तरफ बढ़ता है। जब साधु तेजी से गुजरते हुए भाले को देखने के लिए मुड़ते हैं, तब वोल अपना मौका देखता है उन साधुओं पर हमला करने का जो उसके सबसे पास थे। भाला जिन की तरफ इतनी तेजी से उड़ रहा है कि वह बस उसके कान को छूकर निकल जाता है। इससे जिन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वोल को तब तक ढूंढो जब तक वह मर न जाए। तादाद में बहुत कम था और अपने साथियों के बिना वोल भागने का फैसला करता है। एक घायल कातिल जमीन पर पड़ा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। जब जिन उसके पास जाता है, वह रहम की भीख मांगता है, लेकिन जिन उसके बजाय उसकी जान ले लेता है, उसकी बेवकूफी वाली गलती बताते हुए कि उसने चिंगचेंग सेक्ट पर हमला करने की कोशिश की। जब वोल अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो वह समझने की कोशिश कर रहा है कि साधुओं को कैसे पता चला कि वह छुपे हुए थे। उसे शक है कि किसी ने राज खोल दिया होगा, लेकिन वह अकेला था जो उनका निशाना जानता था। शायद चौथी तलवार या उसके आदमियों में से कोई था। वह घात लगाने से पहले ही निकल गए थे। उन्हें सिर्फ इसलिए जाने दिया गया ताकि यह छुपाया जा सके कि वुगन को किसने मारा। साधु आखिरकार वोल तक पहुंच जाते हैं और उसे 2 तीर मारते हैं। वोल गिर जाता है लेकिन उठने की कोशिश करता है। उसने 6 साल जमीन के नीचे सिर्फ इसलिए नहीं बिताए थे कि ऐसे मर जाए। वह सोचने लगता है कि क्या ब्लड फैंटम ग्रुप के अंदर कोई गड़बड़ थी या जिसने उसको बुलाया था उसने अपना इरादा बदल लिया। एक ही चीज जो वोल को अभी पक्का पता है वह ये है कि ब्लड फैंटम ग्रुप ने उसे छोड़ दिया है। वह रास्ते के आखिर तक पहुंचता है और उसे छिपने की जरूरत है, लेकिन वह खून का निशान छोड़ रहा है। जब साधुओं में से एक पता लगाने की कोशिश करता है कि वह कहाँ गया है, तब वोल एक पेड़ से नीचे कूदता है और उसे मार देता है। अब वह अकेला है और बहुत सारे साधु उसके पीछे पड़े हैं। कोई और रास्ता न होने पर वह नदी में कूद जाता है। बाहर निकलने के बाद उसने एक पत्थर पर एक संदेश देखा। वह उसे 400 मीटर उत्तर की तरफ जाने को कहता है। कोयल रास्ते पर आगे बढ़ता है और उसे एक और संदेश मिलता है जिसमें कम दूरी लिखी है। वॉल जगह के और पास आ रहा है। पत्थरों पर इतना खून देखकर उसे लगता है कि जिसने वह कोड लिखा है वह बहुत बुरी तरह घायल है, लेकिन वह दूर से लोगों को उसे ढूंढते हुए सुन सकता है। वॉल सोचने लगता है कि यह संदेश शायद कोई जाल है। उसने देखा कि कम से कम 7 अलग अलग कबीले शामिल हैं क्योंकि उसने बहुत सारी अलग अलग वर्दियां देखी। अचानक वह खतरा महसूस करता है और जमीन पर गिर जाता है एक वार से बचने के लिए। वहीं लेटे हुए वह ऊपर देखता है और मिन को देखता है। उसे पता भी नहीं चला कि वह वोल के पीछे जा रही थी। वह उसे देखकर बहुत खुश है, लेकिन वह बुरी तरह घायल है और अचानक गिर जाती है। वोल उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है। जितना खून वह खो रही है उसे लगने लगा है कि वह बच नहीं पाएगी। वह पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं और वह जवाब देती है कि ज्यादातर लोग जा चुके हैं। वॉल चाहता है येओ और सॉन्ग के बारे में जानना, लेकिन मिन कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं कि उनके साथ क्या हुआ क्योंकि वह सब अलग अलग रास्ते चले गए थे। उसे याद है कि कैसे उन्होंने आगे बढ़कर सबको भागने को कहा जबकि वह वहीं रुके रहे। वह आखिरी दम तक असली लीडर थे। वॉल बहुत जज्बाती हो जाता है जब वह अपने दोस्तों को अपनी जान खोते हुए देखता है। वह मिन को नीचे लेटा देता है और उससे कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वह पूछता है कि क्या वह मरने से डरती है और क्या वह जीना चाहती है। मिन कहती है कि वह जीना चाहती है और पूछती है कि क्या वोल उसकी मदद कर सकता है। वह उससे कहता है कि वह नहीं कर सकता और वह जवाब देती है कि इसलिए वह हार मानने को तैयार है। अंती है कि उसका शरीर बहुत टूट चुका है। मिन बस खुश है कि उसे यह सब अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। वह पूछती है, वोल से पूछती है कि क्या वह आखिरी दम तक उसके साथ रहेगा। अपने आंसू रोकते हुए वह वादा करता है कि वह रहेगा। मिन यकीन नहीं कर सकती कि सब कुछ ऐसे खत्म हो रहा है इतना कुछ झेलने के बाद सिर्फ जिंदा रहने के लिए। परिधि जानना चाहती है कि उनके साथ यह किसने किया और कोई इतना जालिम क्यों होगा। उसे उम्मीद है कि जो भी इसके पीछे है वह वैसा ही दर्द महसूस करेगा जैसा वह अभी महसूस कर रही है। वॉल मिन को बताता है कि यह सब वुगन की वजह से था। वह उत्सुक है और उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वॉल कहता है कि उनका निशाना चिंकिंग सेक्ट का वुगन था। किसी ने ब्लड फैंटम ग्रुप को उसे खत्म करने के लिए हायर किया था, इसलिए उन्हें किडनैप किया गया और कातिल बनने की ट्रेनिंग दी गई।
अब जब वह किसी काम के नहीं रहे तो वह बस उन्हें खत्म करना चाहते हैं। वॉल मिन को बताता है कि अगर वह इससे बच निकला तो वह पता लगाएगा कि किसने उनकी जिंदगी बर्बाद की। वह उन्हें ढूंढने और बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। मिन मुश्किल से समझ पा रही है, उसे लगता है कि वक्त खत्म हो रहा है। वह वॉल को बताती है कि वह चाहती है कि वह उसके लिए यहीं रहे। जैसे ही वह दम तोड़ रही है, वह उससे अपना पूरा नाम लेने को कहती है। वह करता है और वह उसका शुक्रिया अदा करती है। मिन बस चाहती थी कि मरने से पहले वॉल उसका नाम पुकारे। जैसे ही उसकी रूह निकलती है, वॉल वादा करता है कि जो भी उनके साथ यह किया है उसे खत्म कर देगा। वापस महल में जू युवांग एक मैसेज देख रहा है। चौथी तलवार उसे बताती है कि कातिल पूरी तरह घिर चुके हैं और बच नहीं पाएंगे। जैसे ही जू युवांग आगे बढ़ता है, वह सोचता है कि कातिलों को ऐसे ही छोड़ देना शर्म की बात है, इतना सब कुछ झेलने के बाद। लेकिन अब उसे खबर मिली है कि उनका मिशन खत्म हो गया है, इसलिए वह अब किसी काम के नहीं है। चौथी तलवार पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि महल मुश्किल में पड़ सकता है, और जू युवांग उसे यकीन दिलाता है कि वह इस जगह को ढूंढ नहीं पाएंगे। वह सोचता है कि बेहतर है कि वह यहाँ तब तक रुकें जब तक यह मुश्किल वक्त गुजर न जाए। फिर चौथी तलवार पूछती है कि क्या जू युवांग को सच में नहीं पता कि यह काम किसने दिया है। जू युवांग जवाब देता है कि वह पता लगा सकता है, लेकिन उसे कुछ हदों का ख्याल रखना पड़ेगा। जू युवांग को इसकी कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उन्होंने एक मैसेज भेजा था जो ठीक था। लेकिन फिर चौथी तलवार मैसेज देखती है और पूरी तरह घबरा जाती है। पता चलता है कि उसमें कुछ ट्रैकिंग इंसेंस मिला हुआ था और ऐसे ही उनमें से एक असली वाला गिर जाता है। महल पर हमला हो गया है। पहली तलवार आगे आती है, हमला करने वालों को पीछे हटने की चेतावनी देती है। कहती है कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वह पीछे हटने से मना कर देते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है कि सब कातिलों को खत्म कर दो और हुक्म तोड़ो। चौथी तलवार जू युवांग से कहती है कि उन्हें पीछे हटना चाहिए, लेकिन जू युवांग मना कर देता है। कहता है कि वह जा नहीं सकता क्योंकि वह उसके लिए यहाँ आए हैं और वह उसे भागने नहीं देंगे। गुस्से में आकर जू युवांग कहता है कि उन्होंने हद पार कर दी है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह उन पर हमला करता है, उन्हें ऐसे काट देता है जैसे वह कुछ भी न हो। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वह काटेंगे तो वह उन्हें खा जाएगा। जू युवांग सबको थोड़ी देर और रुकने को कहता है, लेकिन तभी उसे दूर से कोई कहता हुआ सुनाई देता है कि उसे यह मौका नहीं मिलेगा। अचानक वह आदमी एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है। दुश्मन उसे एक भारी तलवार के वार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा होता है। वह खून खांसता है और पीछे लड़खड़ा जाता है, पूरी तरह से हिल जाता है। वह ताकत महसूस कर सकता है और पूछता है कि यह कौन है। औरत हंसी, गुस्सा होकर कि एक मामूली कातिल उससे उसका नाम पूछने की हिम्मत करे। जैसे ही वह करीब आती है, जू युवांग अचानक पहचान जाता है कि वह कौन है। वह जिंदगी खत्म करने वाला जहरीला दिल। जैसे ही जू युवांग पूछने वाला होता है कि क्या उसने ही यह काम दिया था, वह उसे बीच में ही रोक देती है। चेतावनी देती है कि अपना मुंह बंद रखे, वरना वह उसकी जुबान खींच लेगी। वह अपना अगला वार करने के लिए तैयार हो जाती है। जू युवांग को आखिर में सब समझ आ जाता है और उसे पता चलता है कि मदद मांगने वाला आईमेई सेक्ट से था। अब वह खुद को कोसता है कि उसने यह पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की कि वह कौन था। इस गलती की वजह से एक बड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन वह अकेला नहीं मरेगा। चांग वाई गू के इतने खुश रहने से तंग आ गया है और एक और हमला करता है। लिu युवांग उसे फिर से रोकने में कामयाब हो जाता है और पलटकर वार करता है। जू युवांग चोंगहुआ पर हमला करता है। उसकी तलवार हवा में काटती हुई तेज और सही वार करती है। जोंगहुआ उससे सामने से मिलता है, हर वार को तेज पलट वार से रोकता है। जैसे ही उनके हथियार टकराते हैं, हर तरफ चिंगारियां उड़ती हैं। कमरा एनर्जी से भर जाता है। जैसे वह लड़ते हैं, कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। आखिर में वह अलग हो जाते हैं। दोनों अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, किसी भी पल फिर से लड़ने के लिए तैयार। जोंगहुआ गू की स्किल महारत से मुतासिर है। वह खुश है कि वह दिन की रोशनी में लड़ रहे हैं और अंधेरे में छुपकर कोई धोखे वाला हमला करने का मौका नहीं है। लेकिन वह जानती है कि यह सब खत्म होना चाहिए। वह उसे खत्म करने पर तुली हुई है ब्लड फैंटम ग्रुप के बाकी लोगों के साथ। इसके साथ ही वह अपना आखिरी तेज घूमने वाला वॉर करती है। इस बार जू युवांग उसे रोक नहीं पाता। जू युवांग जानता है कि वह मौत के सामने है और उसे फिक्र होती है कि शायद यह ब्लड फैंटम ग्रुप का अंत हो। लेकिन फिर वह उस खून, पसीने और आंसुओं के बारे में सोचता है जो उसने इस ग्रुप को बनाने में लगाए थे, ताकि वह सफेद रूह ग्रुप का मुकाबला कर सके। यह सोच उसके अंदर आग लगा देती है, उसे लड़ते रहने की ताकत देती है। जू युवांग और जोंगहुआ सच में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर भारी वार कर रहे हैं। जब लड़ाई और बढ़ने वाली होती है, कोई बीच में कूद जाता है और एक वार अपने ऊपर ले लेता है जो गू के लिए था। पूरा माहौल बदल जाता है। एक पल में और सब लोग रुक जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। जू युवांग बुजुर्ग मास्टर को चिल्लाता है, पूरी तरह से हैरान है कि उसके ग्रुप को मांगने के बाद उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वह रो रही है, बुजुर्ग मास्टर पर धोखा देने का इल्जाम लगा रही है, लेकिन बुजुर्ग मास्टर को इसकी फिक्र नहीं है और वह जू युवांग को बीच में ही रोक देती है। पूरी तरह से हैरान होने का नाटक करती है, जैसे उसे पता ही न हो कि जू युवांग क्या बकवास कर रहा है। वह अपने ग्रुप को सब खत्म करने को कहती है। पहली तलवार को पीछे से एक बुरी तरह वार लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है, ईमे सेक्ट पर चिल्लाता हुआ।
उसे एहसास होता है कि जब से बुजुर्ग मास्टर उनकी लीडर बनी है, उन्होंने अपनी ताकत बहुत तेजी से बढ़ाई है। वह उस औरत का नाम पूछता है जिसने उसे अभी अभी खत्म किया है। वह उसे बताती है कि उसका नाम योंग है। वह कहता है कि उसने सुना था कि रैन की एक चेली बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड है, तो वह वही होगी। योंग जवाब देती है कि वह सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कही गई अफवाहें हैं। पहली तलवार अपनी आखिरी सांस लेता है और सोचता है कि यह कितनी अजीब बात है कि सालों तक कातिल रहने के बाद भी वह आयमी सेक्ट की एक चेली का मुकाबला नहीं कर पाया। इसी बीच यांग अपनी बहन को बताने चली जाती है कि पहली तलवार को खत्म कर दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि चौथी तलवार को रैन के सामने लाया जाता है। कैदियों का कहना है कि उसने ही नए कातिलों को ले जाया था पास के चिंगचेंग पहाड़ी इलाके में। एल्डरली मास्टर उससे पूछती है कि उसने कितने कातिलों को पहाड़ पर लाया था। वह जवाब में एक सवाल पूछता है कि वह क्यों जानना चाहती है। वह उससे जवाब के लिए जोर देती है, लेकिन वह कहता है कि उसे नहीं पता। चौथी तलवार बीच में बोलती है, कहती है कि अगर उसे पता भी होता तो भी वह नहीं बताता, खासकर उसके महल में इतनी गड़बड़ करने के बाद। बुजुर्ग मास्टर को उसकी जिद प्यारी लगती है और वह उसे तकलीफ देती है। वह अपना सवाल फिर से पूछती है और चौथी तलवार अनचाहे में कहती है कि उसने 28 कातिलों को लाया था। बुजुर्ग मास्टर को जो चाहिए था वह मिल गया और उसने पूछा कि पहाड़ से कितने कातिलों को खत्म कर दिया गया है। औरत कहती है कि 24 को खत्म कर दिया गया है। बुजुर्ग मास्टर चाहती है कि बचे हुए 4 को तुरंत खत्म कर दिया जाए। जब महल जल रहा होता है, बुजुर्ग मास्टर यांग की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसका रोल अभी बहुत जरूरी है। वह कहती है कि वह चिंगचेंग सेक्ट में किसी को भेजेगी शादी की तारीख तय करने के लिए जैसे ही सब ठीक हो जाता है। बुजुर्ग मास्टर यांग को शादी के लिए दिल और शरीर से तैयार रहने की सलाह भी देती है। वह जोर देती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सेक्ट के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। वॉल पहाड़ पर है, दूर से भिक्षुकों को देख रहा है। दाखिला पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसलिए वह अंदर से घुसने की सोच रहा है। वह सोचता है कि वह जोंगहू के दुश्मन बनकर नीचे जाने के लिए उत्सुक है, तो वह भी इस प्लान में शामिल हो सकता है। उनके बेस में एक भिक्षुक बाहर जाकर कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने की तैयारी कर रहा है। उसके दोस्त उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं क्योंकि हाल ही में चीजें थोड़ी गड़बड़ चल रही हैं। लेकिन भिक्षुक को पूरा यकीन है कि कोई भी चिंकिंग सेक्ट से पंगा नहीं लेगा। जब वह अकेला जंगल में घूम रहा होता है, अचानक उस पर हमला होता है और वॉल उसे गले से पकड़ लेता है। वह वोल से पूछने की कोशिश करता है कि वह कौन है, लेकिन वोल अपनी तलवार निकाल लेता है। वोल उसे चोट पहुंचाता है और भिक्षुक को यकीन नहीं होता कि कोई उस पर इस पहाड़ पर हमला करेगा। वोल फिर पूछता है कि क्या भिक्षुक चिंकिंग सेक्ट का हिस्सा है। भिक्षुक हाँ में सिर हिलाता है और वोल उसे छोड़ देता है ताकि वह कुछ और सवाल पूछ सके। उसने भिक्षुक का नाम पूछा और भिक्षुक जवाब देता है कि वह डोजिन है, चिंगचेंग सेक्ट का तीसरी पीढ़ी का चेला। वोल डोजिन से पूछता है कि वूगन कैसा आदमी है और डोजिन घबरा जाता है, सोचता है कि वह चिंगचेंग के अकेले सितारे के बारे में बात कर रहा है। वोल को हैरानी होती है कि डोजिन ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह बताता है कि सीनियर भाई वूगन चिंगचेंग सेक्ट की सबसे अच्छी चीज है जो उन्होंने पैदा की है। उसने उनकी ज्यादातर मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली है और उसके पास अगले लेवल की महारत है। डोजिन ने यह भी सुना है कि चिंगचेंग सेक्ट के पिछले मास्टर्स उसमें दिलचस्पी रखते हैं और अपनी शिक्षा उसके साथ बांट रहे हैं। वोल सोच में पड़ जाता है कि चिंगचेंग सेक्ट कैसे बन रही है और आखिर में उसे समझ आता है कि उन्होंने इस इतने मुश्किल दुश्मन के लिए ट्रेनिंग में इतनी मेहनत क्यों की। डोजिन वोल से उसे जिंदा छोड़ने की भीख मांगता है क्योंकि उसने सारी जानकारी बता दी है जो उसके पास थी। लेकिन जब वह वॉल की तरफ मुड़ता है तो घबरा जाता है। वॉल बदल रहा है और डोजिन अचानक बहुत चिंतित हो जाता है। उसे नहीं पता कि वॉल क्या कर रहा है और जब वह उसकी तरफ वापस देखता है तो उसे अपना ही चेहरा दिखाई देता है। डोजिन घबराना शुरू कर देता है जैसे ही वह यह समझने की कोशिश करता है कि वोल क्या प्लान कर रहा है। लेकिन जब उसकी नजर वोल की गहरी नजरों से मिलती है तो उसे समझ आता है कि वोल उसकी नकल करने वाला है और उसने एक कातिल पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वापस भिक्षुक के घर पर सामने के गार्ड्स हैरान हो जाते हैं जब डोजिन इतनी जल्दी वापस आ जाता है। वह कहता है कि वह वापस आया है क्योंकि वह कुछ भूल गया था। जैसे ही वह दाखिला से अंदर जाता है उसे लगता है जैसे यह एक नई दुनिया हो। यह इसलिए है क्योंकि असल में यह वोल है जो डोजिन में बदल गया है। वॉल बेस में छुपकर चलता है अपनी टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वूगन के कमरे को ढूंढते हुए। वॉल ने जल्दी ही पता लगा लिया कि वूगन कहाँ रहता है। शांगचिंग पैलेस के अंदर एक मीटिंग चल रही थी। चिंकिंग सेक्ट के लीडर ने पूछा कि क्या अब बाहर सब शांत है। उसके सेकंड इन कमांड वूजिन ने जवाब दिया कि वह कातिलों को ढूंढने के करीब है। सेक्ट लीडर अब भी हैरान था कि कुछ कातिलों ने उनके सेक्ट पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। जिन ने बताया कि यह सब ऐसे ही नहीं हो सकता था बिना किसी के पीछे से डोर संभाले। जब रहबर ने पूछा कि क्या जिन को कोई आइडिया है कि वह कौन हो सकता है, जिन ने कहा कि उनके पास अभी तक कोई लीड नहीं है, लेकिन उसने कुछ चेलों को और जानकारी निकालने के लिए भेजा है। सेक्ट का सबसे बड़ा योद्धा बीच में बोलता है कि जो अभी हुआ है वह बिल्कुल माफ करने के लायक नहीं है। वह पक्का है कि वह ऐसा फिर से नहीं होने देगा। जिन उसे तसल्ली देता है कि फिक्र न करे। सेक्ट लीडर स्वर्ग और राक्षसों की लड़ाई की बात करता है, सबको याद दिलाता है कि वह सब कुछ खोने के कितने करीब आ गए थे जब सेलेस्टियल डीमन यूनियन जांगहू पर कब्जा करने वाला था। तभी कमाल के मार्शल आर्टिस्ट ली गॉक आगे आए और उन्होंने प्रोविडेंस अलायंस बनाया। शाओलिन टेम्पल, वुदांग सेक्ट और माउंट हुआ सेक्ट ने इसमें शामिल होने का फैसला किया और उन्होंने सच में कमाल कर दिया, अपनी पिछली शान वापस पा ली।
इवेंट के दिन पहले 2 मार्शल आर्टिस्ट को शो में बुलाया गया था ताकि वह पहली कार्यकर्दगी दे। दूसरी तरफ चिंग सेक्ट और एमी सेक्ट ने इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया, अपने दरवाजे बंद कर लिए। उन्हें सिर्फ सिचुआन के महान परिवार का शानदार खिताब मिला, लेकिन असल में वह दूसरों के सामने कुछ भी नहीं थे। सेक्ट लीडर ने कहा, अगर वह सच में दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो वह सुस्त नहीं हो सकते और उन्हें पूरा ध्यान देना होगा। जिन सबको तसल्ली देता है कि ज्यादा फिक्र न करें। वह सोचता है कि अगर सब ठीक रहा तो वह कुछ ही सालों में वापस सही रास्ते पर आ जाएंगे। सेक्ट का सबसे बड़ा योद्धा इस बात से सहमत है और पूछता है कि जिन का बेटा वुगन कैसा है। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है और वह जाने के लिए तैयार है। वुगन हाल ही में दिखाई नहीं दिया है और लगता है कि वह छुपकर ट्रेनिंग कर रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित करने पर ध्यान दे रहा है। जिन को बुरा लगता है कि वह अपने बेटे को उस तरह से नहीं पाल सका जैसा वह चाहता था। सेक्ट का सबसे बड़ा योद्धा उसे तसल्ली देता है, कहता है कि उसकी उम्र के बच्चे के लिए यह बिल्कुल नॉर्मल है और जो चीजें पहले ही ठीक हो चुकी हैं उनके लिए माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। जिन वादा करता है कि वह खुद को सुधारेगा। योद्धा